नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार सकारात्मक खुले 22,334 पे खुलने के बाद 22,452 का इंट्राडे हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद एकदम से काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली और 22,256 ये आज का इंट्राडे लो है। तो अगर हम देखें तो 200 अंकों का करीब करीब दायरा है निफ्टी का, जिसमें हम उतार चढ़ाव होता हुआ देख रहे हैं। अभी अगर देखें तो 14 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, 22,347 का लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन परेशानी का सबब ये नहीं है, परेशानी का सबब है जो छोटे मझोले शेयरों की लगातार पिटाई हो रही है, उससे एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब होता हुआ, और एक तरीके से जो गिरफ्त है वो कहीं ना कहीं बेयर्स के हाथ में है। एनएससी की बात करें तो 350 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और 2139 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो बियर हैं वो पूरी तरीके से बुल्स पर हावी हैं। 139 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 52 हफ्तों का नया न्यूनतम स्तर बनाया है। अब इस तरह के बाजार में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये जो वोल्टिलिटी है आज की अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक और कुछ एक शेयरों ने थोड़ा बहुत निफ्टी को थाम रखा है, अदरवाइज़ जो है बाजार के अंदर दबाव गहरा है। और कितना गहरा सकती है ये गिरावट आने वाले समय में, क्या बाजार से थोड़ी दिन के लिए कैश पे बैठना ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर इस गिरावट में थोड़ी थोड़ी चुनिंदा शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। और इस सब के साथ साथ खबरों वाले शेयर बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे कि इस गिरावट के माहौल में भी कौन से शेयर ऐसे हैं जो चमक रहे हैं और वहाँ पर क्या खबरें हैं और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। वाह, क्या आईपीओ में आज एक लिस्टिंग देखने को मिली, वो अच्छी नहीं मिली, लेकिन जो आईपीओस खुले हुए हैं वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये भी समझेंगे 1:45 वाह क्या आईपीओ सेगमेंट में। और आखिर में चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट तो होगा ही। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। अब रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान को। हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तरों पे बाजार टिक नहीं रहा है और निचले स्तरों से बाइंग आ जा रही है। क्या जो एक करेक्शन, बड़े करेक्शन की जो उम्मीद बहुत लोग लगा रहे थे, क्या वो देखने को मिलेगा या फिर आपको लगता है निचले स्तरों से खरीदारी देखने को वापस मिलेगी? विपुल जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शायद याद करेंगे कि पिछले 5-6 सप्ताह से लगातार मैं लोगों को कह रहा था कि छोटे मझोले शेयर में अब सेफ्टी नहीं है, उनमें से हटकर लार्ज कैप में जाइए, वहीं पे आपको थोड़ी सी सेफ्टी भी मिलेगी और बाजार का जो रुझान है वो लार्ज कैप की तरफ है। गिरावट देखने को मिल रही है एक तरफ मिड कैप स्मॉल कैप में, और अक्सर जब एक तेजी पूरी होती है तो उसके बाद में जो आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है उसमें कई सारी अफवाहें आती हैं, कई सारे किस्से होते हैं। अब ऐसे सुनने को आ रहा है कि एक हवाला ऑपरेटर था जिसने कुछ शेयर की रिगिंग करी थी। ये अक्सर होता है और मैं ये कहूं कि हर बार होता है। इसके अंदर में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो टीवी पर भी आते थे, वो भी इसमें शामिल थे। जिसे एक एक बात अगर कही जा सकती है तो वो ये है कि छोटे मझोले शेयर में लोगों को एक तरह से एनकरेज किया गया कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें और फिर उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। ये जो गिरावट है कितनी और चलेगी, कितना समय निकलेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके कौन कौन लोग इसमें हिस्सेदार थे ये अभी तक पूरा स्पष्ट हुआ नहीं है। सेबी भी कुछ और कारण लाने वाली है या कुछ और अपने कदम उठाने वाली है, जिससे कि एसएमई में जो हो रहा था कि लिस्टिंग डे पर डबल और 2-4 दिन में वापस डबल जो जी। शेयर में मूवमेंट होती थी वो सब बंद हो जाए। निश्चित रूप से ये इसको लेकर के कल सेबी चेयरमैन की तरफ से भी टिप्पणी आई है। जिस तरीके से एसएमई आईपीओस के अंदर गतिविधियां चल रही हैं, तो इसको लेकर के हो सकता है भविष्य में कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन बड़ी संख्या में दर्शकों के इस प्रश्न आ गए हैं सर, और अब कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की। वो एक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, आप और आपका कार्यक्रम हर दिन एक नई शाइन के साथ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसलिए आप एक दिन भी नहीं आते हैं तो मज़ा नहीं आता। चलिए विवेक जी, धन्यवाद इतनी अच्छी बातों के लिए। लेकिन इनका प्रश्न ले लेते हैं। इनका प्रश्न है अदानी गैस के ऊपर। सर, अदानी गैस इन्होंने ले रखी है
कि 1034 इन्होंने लिए हुए हैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन, और कह रहे हैं 1196 पे लिए हुए हैं। अदानी के और भी सवाल इन्होंने रखे हैं, लेकिन अदानी गैस और अदानी एनर्जी पे सर आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अदानी शेयरों में। हमने देखा हाल फिलहाल में काफ़ी खबरें भी रहीं, अच्छी रैली भी देखने को मिली है, अब कंपनी एक्सपेंशन की भी सोच रही है। आपकी राय क्या होगी सर अदानी गैस और अदानी एनर्जी पे? देखिए, पूरे अदानी समूह की अगर आप बात करें तो जनवरी में जो सब कांड हुआ था, एक साल 2 महीने करीब करीब बीत चुके हैं। हिंडनबर्ग का जो किस्सा हुआ था, उसके बाद में 1 डेढ़ 2 महीने कंपनी और समूह को लगा अपने आप को संभालने में। उसके बाद जो एक मूवमेंट आया है, जो मार्केट ने भी उनके शेयरों को सपोर्ट किया है, सब तरह से ये ग्रुप वापस संभल गया है। मेरे ख्याल से अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अडानी समूह के शेयर में कोई किस्म की घबराहट नहीं होनी चाहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म बाजार के का जो मूड है, जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स की पिटाई होती है, तो इनमें भी कुछ गिरावट, कुछ पिटाई हो सकती है, क्योंकि ये पता नहीं कौन कहाँ पे अटका हुआ है। लेकिन अगर आपका मिड टर्म होराइजन है तो आपको जो भी आपकी खरीद दाम है उसमें आप खरीद के मतलब खड़े रहिए, आपको तकलीफ नहीं। ठीक, ये सलाह है कि मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया है तो बने रहिए शेयर में। हाँ, चूंकि बाजार में माहौल थोड़ा ख़राब अभी चल रहा है, तो हो सकता है सेंटिमेंट की वजह से कुछ थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले शॉर्ट टर्म में, लेकिन लंबी अवधि में आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। चलिए संजय जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे नमस्कार। हो? आप कैसे हैं संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? राजकोट गुजरात से। गुजरात से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या कर रहे हैं राजकोट में आप? राजकोट में जॉब कर रहा हूँ सर। जॉब कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर मेरे पास वो ईपेक ड्यूरेबल का है, इलॉटमेंट हुआ था। अच्छा 230 रुपये के 63 शेयर है। अच्छा, तो अभी तो बहुत गिरावट है, तो क्या होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? ये आईपीओ के भाव पे लिए थे आप, आपको मिले थे या बाद में लिया आपने? नहीं नहीं, पे IPO में ही लगे थे। चलिए ठीक है। ईपैक ड्यूरेबल 230 के भाव पर इनको पड़े हैं सर, 164 हो गया, आज भी 5% नीचे है हाल की लिस्टिंग, और अच्छे खासे नुकसान में आ चुके हैं। अभी क्या सलाह रहेगी सर ईपैक ड्यूरेबल को लेकर के? तो देखिए, इसका जो धंधा है, जहां पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, खास करके एयर कंडीशनर्स बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है जैसे वाटर कूलर है, वैसे प्रोडक्ट बनाता है। इसने 2 नई यूनिट लगाई भी है, एक श्री सिटी में लगाई है, एक राजस्थान के पास लगाई है। तो धंधा अच्छा है, PLI स्कीम में भी इसने भाग लिया है। लेकिन जब IPO आया था तो कुछ महंगा अवश्य था, उसका एक गिरावट देखने को मिली है। और ये क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं, डिक्सन ले लीजिए, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ले लीजिए, एम्बर एंटरप्राइज ले लीजिए, सब में एक गिरावट है। AC का सीजन शुरू हो चुका है और इसका जो प्रदर्शन है, मार्च के जब नंबर आएंगे तो आपको दिखेगा। ये सीजन होता है इन कंपनियों का, तो वहां पे प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से अब ये शेयर कहीं ना कहीं 150-52 रुपए के आसपास इसका एक बॉटम बन सकता है। फिलहाल बना नहीं है। तो इनके पास दो उपाय हैं, या तो ये 150-52 पर शेयर संभलने के लिए वेट करें, और अगर इनको लगता है कि अब और मुझे लॉस नहीं करना तो जी इसमें निकल सकते हैं। और ठीक जब भी शेयर एक टर्न अराउंड की साइन दे तब री एंटर करें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं संजय जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मोहम्मद सद्दाम साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर पिछले 20 दिन से अपना सवाल भेज रहा हूँ, सबका जवाब मिल रहा है, लेकिन मेरा सवाल को क्यों नहीं उठाते हैं? अभी उठा लेते हैं सर। LIC के ऊपर इनका प्रश्न है। LIC 1150 पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, जानना ही चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। LIC पे अगर हम शेयर पे नज़र डालें तो अब 982 का भाव देखने को मिल रहा है, थोड़ा ऊपर ले लिया। इतनी अच्छी खासी रैली आई थी शेयर के अंदर, लेकिन बिल्कुल पीक के आसपास जा करके इन्होंने
खरीदा है, 1150 की इनकी खरीद है, 982, 983 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 3-4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अच्छी रिकवरी रही सर, LIC के अंदर आई, लेकिन इन्होंने थोड़ा ऊपर ले रखा है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर, जो रैली हुई थी LIC में बड़ी शानदार रैली थी और वो रैली 3-4 महीने चली, जिसमें कि भाव आप कह सकते हैं 40-50% के आसपास बढ़ा। मेरे ख्याल से इसमें अब एक छोटा सा साइडवेज करेक्शन चल रहा है क्योंकि रैली बड़ी थी। थोड़ी गिरावट की और संभावना है और जब बाजार में एक स्थिरता वापस आपको देखने को मिलेगी तब ये शेयर में एक नई चाल आ सकती है। फिलहाल क्योंकि इन्होंने लगभग टॉप में खरीदा है, इन्हें उसका जो एक जुर्माना है अवश्य भरना पड़ेगा, क्योंकि इनसे जो कहते हैं रहा नहीं गया कि भाई मैं रह नहीं जाऊं, और इन्होंने एक जंप मारकर शेयर टॉप भाव पे लिया है। जी, चलिए, इस बीच राजीव कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। राजीव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं राजीव जी, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर गुड़गांव से बोल रहे हैं सर। अच्छा, गुड़गांव से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, और बड़ी खूबसूरत जगह है गुड़गांव। बताइए सर, क्या करते हैं गुड़गांव के अंदर, जॉब? सर नहीं सर, रिटायर है, बिजनेस था अपना, रिटायर है सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास ITC के 50 शेयर है, मैंने 424 के भाव से लिए थे। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर ये लॉन्ग टाइम का नजरिया है। अब ये पूछना था सर, और खरीदें या निकल जाएं, एवरेज करें इसको? अब कहाँ पे जाके एवरेज करना चाहिए वो अरुण जी से पूछते हैं, क्योंकि आज भी एक खबर है, अभी बजिंग स्टॉक्स में भी हम लोग डिस्कशन में लाएंगे, क्योंकि कंपनी के एक बड़े जो शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बैट, वो जो है वहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं कंपनी से, और कहा यह जा रहा है कि इसी हफ्ते जो है वो एग्ज़िट होगा, और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि 2% से ज़्यादा की गिरावट है, 400 के आसपास चल रहा है, 425 की इनकी खरीद है सर। एवरेज थोड़ा और नीचे आने की बात करें सर, क्योंकि अभी हाल ही में जेफरीज ने भी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए डाउनग्रेड किया है, क्या सलाह रहेगी? जब से डिमर्जर हुआ है उसके बाद से इसकी पूरी चाल थम गई है। सर डीमर्जर हुआ नहीं है, होने की बात आई है, होटल कंपनी को वो डीमर्ज करेंगे, इससे उसका इम्पैक्ट या रिकॉर्ड डेट अभी तक आई नहीं है। मेरे ख्याल से बैट के जो बातचीत आई है और जिसके कारण आज शेयर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट है, वो हो जाए तब इसे एवरेज करना चाहिए। फिलहाल एवरेज करके इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। 10-15 रुपए संभावना है कि इनको नीचे मिले ये बैट के शेयर बेचने के बाद, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा अगर बैट अपने हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेचती है और अगर शेयर ज्यादा नहीं गिरता, इसके मतलब नीचे के भावों में एक सपोर्ट मिला है शेयर को और खरीदने वाले भी मौजूद है 400 रुपए के नीचे। बिल्कुल, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए। मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि विपुल जी और अरुण जी को कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी जोशी जी बहुत बहुत प्रणाम है। कह रहे हैं पोर्टफोलियो का हाल बेहाल है सर, अच्छे स्टॉक भी गिर रहे हैं। अब MRPL के ऊपर इनका प्रश्न है, 249 पे इन्होंने लिए हुए हैं 300 शेयर, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अभी जो है फ़िलहाल नुकसान में है ये MRPL को लेकर के। अभी अगर हम देखें MRPL का जो भाव देखने को मिल रहा है, उसमें अगर हम देखें तो करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट आज देखने को मिल रही है। 207 का लेवल आ चुका है और इनकी जो खरीदारी है वो 249 की है। तो मतलब एक तरीके से 42-43 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। सर पिटाई तो हो रही है, सारे शेयरों की हो रही है, और यहाँ पे भी ये नुकसान में है। क्या करना चाहिए? बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं, पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन हो गया है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? MRPL पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ अब जो लोग थोड़े से जिनको आदत नहीं थी नुकसान देखने की, क्योंकि लगातार पिछले हम देख रहे हैं लंबे समय से बाजार एक रफ्तार में ही चल रहा है, नए नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? विपुल जी, मैं इस शेयर पर राय देने के पहले लोगों को कुछ कहना चाहता हूं कि अक्सर ये जो बोलते हैं ना दुखी आत्मा या दुखी लोग जब बात करते हैं शेयर की, उनकी अगर आप खरीद की कीमत देखें तो वो टॉप पे खरीदते हैं, और वो टॉप पे खरीदते हैं जबकि शेयर में 3-4-5 दिन लगातार एक अच्छा खासा जंप देता है। कई बार मैंने शो पर कहा है कि जब शेयर में अच्छी खासी चाल देखने को मिले और वो 3 दिन पुरानी हो तो जो कहते हैं ना
कि कुछ भी हो जाए उस शेयर को मत खरीदिए, क्योंकि 3 दिन के चाल के बाद में शेयर में अवश्य गिरावट आती है। लेकिन जो कहते हैं रहा नहीं जाता, आज नहीं कल देखता हूं, कल नहीं परसों देखता हूं, और फिर तीसरे दिन वो कूद जाते हैं। तो इन्होंने भी जो कहते हैं वही गलती की है। अब शेयर में जो गिरावट हो रही है या करेक्शन हो रही है, इसमें लगता है 8-10 रुपए की जगह और हो सकती है। उसके बाद शेयर में एक साइडवेज मूवमेंट होगा, एक बॉटम इस्टेब्लिश होगा, फिर चलेगा। समय इसमें आप समझ लीजिए 1.5-2 महीने लग सकते हैं, जबकि ये शेयर वापस ऊपर चले और इनको निकलने का मौका मिले। इन्हें तय करना है कि क्या ये उसके लिए राह देखेंगे या लॉस बुक कर निकल जाना चाहते हैं। हम्म, चलिए, इस बीच हमारे साथ संजय जी, एक और संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आसाम से बोल रहा था, और मेरा ये सवाल है कि मेरा एनएचपीसी का शेयर था। अच्छा अच्छा। 500 शेयर्स टू ये 93 में लिया था मैंने, ठीक है। अभी 90 कितना? हाँ। तो अभी 93 पे। शेयर अभी 87 पे है। सो अभी इसको मुझे होल्ड पे रखना है और इसको सेल करना है। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मतलब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मतलब 3 मंथ 4 मंथ के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अभी धीरे धीरे नीचे जा रहा है इसका शेयर। तो थोड़ा सा अगर बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बताते हैं। और एनएचपीसी पे बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आए हुए हैं। अखिलेश चौधरी हैं और सबके नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग लेवल पे लोगों ने लिए हुए हैं। इनकी खरीद 93 की है, अभिषेक जी की खरीद, अखिलेश जी की खरीद 108 की है, एक हमारे दर्शक है उन्होंने 112 पे लिए हुए हैं। सर एनएचपीसी पे जिस तरीके से चल रहा था, लोगों को लग रहा था 120, 130, 135, 40 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को भी मिली। लेकिन अब बहुत लोगों की, मतलब इसमें डेली के अगर हम देखें तो कम से कम 20-30 सवाल सिर्फ एनएचपीसी पर आते हैं। एनएचपीसी को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या एक बार के लिए एग्जिट हो जाएं, लॉस बुक कर लें जो लोग ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं, या फिर आपको लगता है क्या एवरेजिंग के लिए कौन से लेवल सही होंगे? और व्यू यहाँ पर लंबी अवधि का होना चाहिए या छोटी अवधि का होना चाहिए? क्या सलाह रहेगी एनएचपीसी को लेकर के? सर अगर इसका हाई लो देखें तो इसने करीब 110 रुपए का हाई बनाया। उसके बाद जो गिरावट हुई, ये शेयर 76-77 के आसपास आया। वहां से अब ये शेयर थोड़ा साइडवेज एक चल रहा है और एक नया बेस बनाने की चेष्टा कर रहा है, जो करीब 80-85 रुपए के बीच में एक ये बेस बनाएगा। मुझे ये लग रहा है कि चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि शेयर में एक साइडवेज मूवमेंट है, जो हो सकता है 10-15 दिन कारोबारी दिन चले और उसके बाद ये शेयर में मूवमेंट आए। 110 को क्रॉस करने के लिए न्यूज चाहिए। जो न्यूज अगर इस शेयर में आती है तो या तो वो रिजल्ट जो आएगा मार्च महीने का वो हो सकता है, या जो चुनाव के नतीजे आएंगे मई में वो हो सकता है। ये दोनों चीज लगभग सेम टाइम पर आएगी। तो अगर आपके पास में 2-2.5 महीने की वेट करने की क्षमता है तो वेट कीजिए, नहीं तो आप इसमें जब भी थोड़ा सा मूवमेंट आता है आप निकल सकते हैं। तो जो लोग होल्ड कर सकते हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर 2-3 महीने के लिए कम से कम होल्ड कीजिए। कोई खबर आती है, नतीजे आते हैं, या फिर जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद से एक नया फ्रेश मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बीच 700 से ज़्यादा दर्शक, करीब 750 दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने परिवारजनों, दोस्तों और तमाम लोगों के साथ लिंक को शेयर करें, ताकि मनी 9 के परिवार को हम और ज़्यादा विस्तार दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएँ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर यहाँ पर यह है कि एनएससी पर अब ट्रेडिंग जो है वो सस्ती होगी। जी हाँ, कैश डेरिवेटिव सेगमेंट में शुल्क को 1% तक घटाने का फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से ये जो नई शुल्क होंगे वो 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। एनएससी पर ट्रांजैक्शन शुल्क को घटाया गया है। ट्रेडिंग कॉस्ट में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी, तो इससे जो आपको जो लागत आपकी कम होगी, तो इससे उम्मीद ये की जा सकती है कि वॉल्यूम जो है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ट्रेडिंग कॉस्ट में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी। 1% तक ट्रांजैक्शन शुल्क जो है वो घटाया जाएगा। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। सर इस फैसले को कैसे देख रहे हैं अरुण सर, कि ट्रेडिंग कॉस्ट में अब थोड़ी सी और गिरावट और थोड़ी सी और कमी देखने को मिलेगी? इस फैसले को एनएससी के कैसे देख रहे हैं आप? सर अच्छी चीज़ है। ट्रेडिंग कॉस्ट अगर कम होता है
तो जो कहा जा सकता है निवेशक के लिए एक अच्छी चीज है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस सेगमेंट में इंट्राडे में डिलीवरी पे कहाँ पे ये कटौती की जा रही है। और वैसे भी अगर आप देखें तो एनएससी से लगातार मांग की जा रही थी कि आप इतना मुनाफा करते हो, आपको कुछ न कुछ कटौती देनी चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है और निवेशकों के फायदे में है। उम्मीद ये होनी चाहिए कि इन्वेस्टर जो है, जो डिलीवरी लेता है या देता है, उसके कॉस्ट में अगर ये कटौती ज्यादा है तो अच्छा रहेगा। सर, निवेशकों के लिए तो राहत की बात है, लेकिन हमने हाल फिलहाल में देखा कि जिस तरीके से नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, तमाम जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं उनमें हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। एंजल वन हो, आईसीआईसीआई हो, आप कैसे देख रहे हैं सर? ब्रोकिंग फर्म्स को क्या इसका कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा क्या? सर ब्रोकिंग, आपको ट्रेड करने के लिए किसी न किसी ब्रोकिंग कंपनी के पास ही जाना पड़ता है, तो उनको अवश्य इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि ये इंट्राडे के लिए है या सभी सेगमेंट में है, जब इसकी विस्तार पूर्वक डिटेल मिले तो ये अंदाजा लगाया जाएगा कि कहाँ पर ये किया जा रहा है। और एक चीज जिसे मैं लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, डेरिवेटिव ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर अगर आपको पूरी जानकारी न हो तो कृपया करके डेरिवेटिव में ट्रेड न करें, उस लालच में न फंसे। ये सबके बस का काम नहीं है। इसमें जानकारी, नॉलेज और समझदारी बहुत ज्यादा चाहिए डेरिवेटिव में कमाने के लिए। बिल्कुल। इस बीच एंजल वन के शेयर पे अगर हम देखें तो 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। जीएम फाइनेंशियल 2% ऊपर कामकाज करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिर रही यहाँ पर इस समय की जो बड़ी खबर थी वो हमने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और दर्शकों के सवाल पे नज़र डालते हैं। सर, अब चूँकि हमने एनएचपीसी पे भी बात की, एक और सवाल है सर काउंटर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और वो है इरिडा। चला भी बहुत तेज़ी के साथ और उसके बाद से अब जब पिट रहा है तो पिट भी बहुत तेज़ी के साथ रहा है, और बहुत लोगों की पोजीशन हायर लेवल पे बनी हुई है यहाँ पर, और लोग वेट कर रहे हैं कब ये दोबारा इसमें जान आएगी। क्या यहाँ पर भी एनएचपीसी जैसी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या इन लेवल्स पे आप एवरेजिंग की सलाह देंगे? क्या करें जो लोग इरिडा में इस समय फंसे हुए हैं? सर इरिडा एक तरफा चला था, 32 रुपए में इश्यू आया था, पहले दिन डबल से ज्यादा हो गया था, और 5 गुने के ऊपर भी जब चला गया तब भी लोगों को लगा इरिडा इरिडा इरिडा। अब जब गिरावट हो रही है तो जो निवेशक कहता है कि मैंने लंबे अवधि के लिए लिए है, वो भी 10 रुपए गिरने पर चिंतित हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। बिल्कुल। शेयर में एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि थोड़ा सा इसमें एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। अगर ये साइडवेज मूव थोड़ा और लंबा चलता है तो शायद मौजूदा स्तर 4-5 रुपए ऊपर नीचे ये थोड़ा कंसोलिडेट करके एक अपवर्ड मूव की तैयारी करे। ये खाली अर्ली सिग्नल्स हैं, ये फाइनल संकेत नहीं है कि ऐसा होगा। तो अगर आप फंसे हुए हैं और आप थोड़ा समय रुकना चाहते हैं तो ये मौजूदा स्तर पर थोड़ा सा काउंटर को ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपको थोड़े सी भी साइन लगते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है तो आपके लिए ये एक बेहतर न्यूज होगी। जी, चलिए इस बीच नेहा सिद्दीकी जी का प्रश्न आया है। कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन आज ज़रूर लेना। मेरे पास सेल के ऊपर सवाल है सर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 3000 शेयर ले रखे हैं, 136 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। अब ये नुकसान में है, जानना चाह रही हैं क्या करें। आज हम देख रहे हैं मेटल पैक की अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे इंडेक्स में ही जो है बिकवाली देखने को मिल रही है। और सेल की अगर बात करें तो अब 2.25% नीचे 131 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इन्होंने लिया हुआ है 136 पे। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। एक तो सर सेल पे आपकी राय जानना चाहेंगे, मेटल पैक को लेकर क्या व्यू है आपका। दूसरा, सरकारी कंपनियों का जो क्रेज़ था क्या वो समाप्त हो गया है, या आपको लगता है दोबारा, क्योंकि जो सवाल आ रहे हैं एनएचपीसी, इरिडा, सेल, बीएचईएल, ये सब में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली और अब सबकी पिटाई हो रही है। आप पीएसयू स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू क्या है, और सेल पे आपकी राय जानना चाहेंगे? सर देखिए, सेल जो मेटल पैक है इसके अंदर में 2-3 ऐसे फैक्टर हमेशा रहते हैं
जो आम निवेशक समझता नहीं है। उसमें एक फैक्टर है चाइना फैक्टर। चाइना में डिमांड सप्लाई का मिसमैच अगर हो जाता है तो भाव बढ़ते या घटते हैं। दूसरा इंटरनेशनल एलएमई जिसे कहते हैं, तो एलएमई कमोडिटी होने के कारण इसके अंदर में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है और सिर्फ भारतवर्ष में कंपनियों का प्रदर्शन के ऊपर में ये शेयर नहीं चलते। अगर आप देखें कल का भाव से अगर आप कंपेयर करें, नेहा जी का जो खरीद प्राइस था वो लगभग वही का वही था। तो चिंतित होने का 2 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है तो वो निवेशक नहीं कहलाता, वो ट्रेडर कहलाता है। और मेरे ख्याल से विपुल जी, आपको और मुझे और ऐसे सभी लोगों को समझाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें आप अगर शॉर्ट टर्म की कॉल मांगेंगे तो आपको पैसा नहीं बन सकता। निवेश कीजिए और निवेश करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों के आपके पास में लेवल्स होने चाहिए जिससे कि आप ट्रेड करके कुछ कमाएं। तो सेल्स में ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की विषय नहीं है। थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, कंसोलिडेट करके ये वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो नेहा जी आपके लिए सलाह ये है कि होल्ड कीजिए, अभी आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं प्रवीण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं दिल्ली नजौड़ से बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर, एक एमएमटीसी कंपनी है। हाँ। और मेरे पास 150 शेयर है, 81 के प्राइस पे ले रखे हैं मैंने। 81 के भाव पे ले जब रखे। मैंने लिया उसके बाद ये गिरता ही जा रहा है। हाँ सर, क्योंकि सारी सरकारी कंपनियां गिर रही हैं इसलिए एमएमटीसी भी गिर रहा है। 81 पे आपने लिया, बात सही है। और एक महीने में करीब 14-15% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। 69-40 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर ये भी शेयर चला था अच्छा, लेकिन अभी तो सब में गिरावट है, यहाँ पर भी ये नुकसान उठा रहे हैं। एमएमटीसी क्या होल्ड करने लायक स्थिति यहाँ पर है, या फिर आपको लगता है कि किसी दूसरे पीएसयू शेयरों में एंट्री लेनी चाहिए? अभी 70 के आसपास चल रहा है। विपुल जी, कहानी सेम है। जो जनवरी के महीने में जो एक तरफा पीएसयू पैक चला था, चाहे वो मेटल पैक हो, चाहे वो रेलवे स्टॉक हो, चाहे वो पावर स्टॉक हो, सब में एक तरफा तेजी हुआ। और आपके शो के ऊपर में जब मैं लोगों को कहता था कि छोटे मझोले शेयर में से निकल जाने का समय है, तब शायद कई लोग मुझे गाली भी देते थे कि ये भाई साहब कुछ समझते नहीं है और शेयर में तो रोज जो कहते हैं दिन दुगना रात चौगनी तेजी हो रही है, ये निकलने को क्यों कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जनवरी में जो टॉप बना है उसके बाद में सूचकांक और निफ्टी उन्होंने नए हाई बनाए, बट किसी भी छोटे मझोले शेयर में इस टाइप की तेजी नहीं देखने को मिली। तो एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था, शुरू हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है। लेकिन जो एक्सेस सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई है मार्केट में, उसको एब्जॉर्ब होकर वापस लोगों के जो कहते हैं नॉर्मल लेवल पर आ जाए, उसमें समय लगेगा। एमएमटीसी में भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें गिरावट बाकी है जो होगा। अभी फिलहाल जो लॉस है ये थोड़ा बढ़ सकता है 8-10 रुपए से, और इनको डिसाइड करना है कि इन्हें अभी निकलना है या जब शेयर कंसोलिडेट करे तब कुछ एवरेजिंग करके ये लॉस मेकअप करे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्रवीण जी आपको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच सोनी पाल जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि सर जी जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी सर। कह रहे हैं आपका चैनल बहुत ही प्रोत्साहित करता है, बिना देखे नींद नहीं आती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए। कह रहे हैं मेरा सवाल BRNL के ऊपर है। इन्होंने लिया हुआ है 118 शेयर इनके पास है 84 रुपये के भाव पे। कह रहे हैं अभी एवरेज करें, सेल करें, क्या करना चाहिए? BRNL एक और शेयर सर आज 5% ये भी टूटा हुआ है। यहाँ पर भी दबाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और इन्होंने तो काफ़ी ऊपर के भाव पे लिया हुआ है, 84 रुपये पे लिया हुआ है।
तो इनके भाव से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। अब क्या इन्हें एवरेजिंग करने की सलाह देंगे या थोड़ा और करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे पिछले एक महीने में करीब 18-19% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि रैली भी काफ़ी शानदार यहाँ पर भी देखने को मिली थी BRNL में, और अब करेक्शन मोड में है। आपकी क्या सलाह रहेगी BRNL को लेकर? विपुल जी, ये कौन सा शेयर है? इसका कोई पूरा नाम भारत है रोड या ये? नेटवर्क सर, भारत रोड नेटवर्क अच्छा अच्छा BRNL अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ओ- और ओके। आज इसमें 5% की गिरावट इंट्राडे लेवल पे देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने में करीब 17-18%, 19% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। सर, शेयर ने जो पिछला लो बनाया था उसको भी तोड़ा है। जी फिलहाल इसमें गिरावट के संकेत जारी हैं और हो सकता है ये शेयर थोड़ा और गिरे। बॉटम आउट फॉर्मेशन का कोई भी शेयर संकेत नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि इन्हें थोड़ा गिरावट का और सामना करना पड़े। एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं करंट भाव से 3-4 रुपए नीचे का, और अगर वो लग जाता है तो निकल जाना चाहिए। नहीं तो ये अगर होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट काफी बड़ी है। 40% के आसपास की गिरावट हाई से ऑलरेडी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं शेयर अटकेगा, ये जरूरी है। लेकिन फिलहाल टर्न अराउंड के साइन नहीं दे रहा शेयर। जी। इस बीच राजेंद्र कौर जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही है मिंडा कॉर्प के ऊपर सर इनका प्रश्न है। 380 के भाव पर 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और भी इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल राजेंद्र जी मिंडा कॉर्प पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। 380 के भाव पे 100 शेयर ले रखे हैं। जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी और ऐड करना चाहिए, और टारगेट यहाँ पर क्या देखने को मिल सकते हैं? तो सर क्या सलाह रहेगी मिंडा कॉर्प को लेकर के? अगर अभी देखें 405 के आसपास ये शेयर चल रहा है, अभी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और इनकी खरीद 380 की भी है, तो अभी भी ये प्रॉफिट में ही है एक तरीके से देखा जाए तो। क्या सलाह रहेगी इनके लिए सर? सर, अगर आप ऑटो एंसिलरी की अगर बात करें तो ट्राई करके ये देखा गया कि ऑटो एंसिलरी का प्रदर्शन खराब नहीं हुआ है। ऑटो क्षेत्र में भी प्रदर्शन सभी OEMs का अच्छा है, और ऑटो एंसिलरी पैक का भी प्रदर्शन ठीक है। इनका अभी फिलहाल मुनाफे में है, और जो मेल्टडाउन देखने को मिला है मिड कैप स्मॉल कैप में, उस मेल्टडाउन में ये शेयर ने शामिल नहीं हुआ था, तो ये निवेशित रह सकते हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये एक स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं कि सिचुएशन अगर खराब भी हुई तो ये नुकसान में नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ प्रॉफिट अवश्य मिलेगा। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए, और चलते हैं अब अगले दर्शक के पास। अगला प्रश्न हमें भेजा है शेखर नायक जी ने, और कह रहे हैं विपुल सर और अरुण सर को मेरा नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प के लिए। 2 सवाल इन्होंने भेजे हैं। सुजलॉन पे बात कर लेते हैं, इंजीनियर्स इंडिया पे बात कर लेंगे सर, ताकि और 2-4 दर्शकों के सवाल और अभी ऐड कर सकें हम कार्यक्रम में। सुजलॉन 44 पे लिए हुए हैं सर, 800 शेयर इनके पास हैं। 3 से 6 महीने का नज़रिया है। एक और ऐसी कंपनी जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती रहती हैं, लोग पूछते रहते हैं, और अब ये नुकसान में है। आज भी 5% नीचे है शेयर। 37-40 का स्तर देखने को मिल रहा है। 44 पे लिए हुए हैं। 7-8 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। इसमें भी एक तरफा रैली देखने को मिली, और अब करेक्शन मोड में एक महीने में करीब 17-18% करेक्ट हो चुका है। क्या करना चाहिए सर? एवरेज करें क्या सुजलॉन में? सर, अच्छे खासे जो इसके ट्रेंड लाइन थे, सपोर्ट थे, एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस थे, सबके नीचे शेयर चल रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ समय निकालेगा ये मौजूदा स्तर पे, उसके बाद ही इसमें रैली हो। ये समय 1-1.5 महीने भी लग सकते हैं रिकवरी करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर में जो ट्रेडेड वॉल्यूम्स होते थे वो कई करोड़ों शेयर की वॉल्यूम हुआ करती थी। तो लोगों को इसके अंदर में जो कहते हैं कि इतनी शानदार रैली हुई 3-4 रुपए से 50 रुपए के आसपास, तो हर भाव में इसमें निवेशक हैं, और जब सेलिंग प्रेशर आता है तो हर भाव में सेलिंग प्रेशर आता है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग के लिए, कुछ लॉस बुकिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से वॉलेटाइल शेयर है, लेकिन इसका बुरा समय कुछ समय और तक चलेगा। जी, अभी बुरा समय कुछ समय और चलेगा। एक दर्शक है हमारी सबिहा सैयद, उनका भी सवाल ले लेते हैं। सबिहा सैयद जी कह रही हैं कि
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में अभी क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेरे पास ऑलरेडी 215 शेयर हैं, तो अभी ये लेना चाह रही हैं सर, निश्चित रूप से नुकसान में ही होंगी तभी और ऐड करना चाह रही हैं। 174 175 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी सर, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? तो देखिए, शेयर करेक्टिव मोड में है, कुछ समय लग सकता है, तो सोच समझ कर निवेश कीजिए। एवरेजिंग करने के लिए आपको इससे बेहतर समय भी मिल सकता है। थोड़ा सा काउंटर को वॉच कीजिए, 10-15 रुपए मतलब 10% नीचे आपको ये एक अपॉर्चुनिटी और दे सकता है।